गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब। बारिश का मौसम चल रहा है, काफी अच्छी बारिश हो रही है। बारिश में आप सब एंजॉय कर रहे होंगे अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। बारिश में गुजरातियों में एक चीज बहुत फेमस है खाने के लिए, भजिया। बारिश की जैसे बारिश गिरा नहीं कि घर में भजिया बनाओ, या तो बाहर का खाना खाने चले जाओ, बाहर का चले जाओ जहां पे अच्छा मिलता है। गुजरात में तो काफी जगह पे अच्छा मिलता है, सूरत, बलसाड़, नवसारी, बहुत जगह पे मिलता है। फ्रेंड्स, आज हम एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जो बेसिकली जो नए लोग हैं उनको ये समझाने के लिए कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। वाई म्यूचुअल फंड्स, वाई नॉट एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। तो मैं इसके लिए सब बेसिक में बता देता हूं थोड़ा, कि बेसिक म्यूचुअल फंड का ये है कि म्यूचुअल फंड कोई कंपनी नहीं है। काफी लोगों के दिमाग में ये है कंफ्यूजन कि म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा, कंपनी चली गई तो क्या होगा हमारा पैसे का। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट फॉर्म में रहता है। म्यूचुअल फंड इज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड एज ए ट्रस्ट, रजिस्टर्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट के अंडर में ट्रस्टीज होते हैं जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। म्यूचुअल फंड का कंट्रोल कौन करता है मालूम है? रेगुलेटर कौन है? सेबी, जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा रेगुलेटर सेबी माना जाता है, तो वो म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है। रेगुलेटर वही है। तो वो उसके बाद वो ट्रस्टीज लाते हैं, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाओ। कहाँ पे है वो? जो आप लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो कहाँ जाएगा? तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं, जिसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं बेसिकली। HDFC म्यूचुअल फंड इज बेसिकली HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसके अंडर में फंड मैनेजर्स होते हैं। एक चीफ फंड मैनेजर होता है इक्विटी का, एक चीफ फंड मैनेजर होता है डेट का। उसके अंडर में बहुत सारे असिस्टेंट फंड मैनेजर्स होते हैं। जो रिसर्च टीम होती है उसके अंडर में, कौन से स्टॉक्स में जाना चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, आज से 6 महीने के बाद क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन है ओवरऑल वर्ल्ड, मैक्रो माइक्रो वगैरह का, उसके लिए वो देखते हैं। उसके बाद फंड में हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मानो हमने 1 लाख रुपया दे दिया, तो 1 लाख का क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड हमको यूनिट अलॉट करेंगे। HDFC म्यूचुअल फंड यूनिट अलॉट करेंगे 1 लाख रुपए का। तो यूनिट्स कौन इश्यू करता है? तो कैम्स एंड कार्वी 2 रजिस्ट्रार है। कैम्स एंड कार्वी, के फिनटेक अभी हो गया उसका नाम, वो 2 रजिस्ट्रार है, वो भी इंडिपेंडेंट है। जो आपका यूनिट अलग जगह पे रहता है, आपका पैसा देते हो आप म्यूचुअल फंड को, वो फंड मैनेजर लगाता है वो पैसा। उसके सामने जो सिक्योरिटी परचेस करता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है हो या स्टॉक्स हो, इक्विटी स्टॉक्स, वो कहां पे रहता है? तो वो कस्टोडियन के पास। कस्टोडियन कौन? तो कस्टोडियन पे इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रहता है, पूरी इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है। तो 4 लेयर की एक सिक्योरिटी रहती है बेसिकली म्यूचुअल फंड में, इसलिए म्यूचुअल फंड सबसे सेफ है। अभी एक स्लोगन आया है, काफी साल टाइम से चल रहा है, कि म्यूचुअल फंड ही सही है। मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, म्यूचुअल फंड ही सही है और म्यूचुअल फंड ही सेफ है। ऐसा करके मैंने एक नया स्लोगन बना दिया है कि म्यूचुअल फंड ही सही है सबके लिए। अब आज हम देखेंगे वो चीज। अलग अलग किसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। अभी देखो, हम ट्रेडिशनल रूट्स इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, गोल्ड, डेट, इक्विटी में डायरेक्ट ले दे, उसमें क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है? तो सेफ्टी, गोल्ड में सिर्फ प्योरिटी आता है, डेट में इनएफिशिएंट टैक्सेशन और एफडी का टैक्सेशन लगता है 20% 30%। इक्विटी में टाइम ज्यादा जाता है, रिलेटिवली रिस्कियर है। बेनिफिट क्या है इन्वेस्टमेंट के? हर एक चीज का बेनिफिट और ड्रॉबैक दोनों चीज होती है। तो बेनिफिट से है कि गोल्ड और सिल्वर देखो, उसमें हाई लिक्विडिटी रहता है, नो अपर लिमिट, नो लॉक इन। डेट में हाई लिक्विडिटी, डिफरेंट स्कीम, टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स आफ्टर 3 इयर्स। इक्विटी का क्या है? तो हाई लिक्विडिटी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है यहाँ पे इक्विटी में, और डाइवर्सिफिकेशन रहता है, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ये, वहां पे जाता है पैसा। वायर इक्विटीज वॉलेटाइल क्यों है? बेसिकली हैव इक्विटीज गिवन रियल रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग रन? लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है 3 बेसिकली, ये 3 क्वेश्चन मेजर है, उसका हम आंसर करेंगे। It is normally seen that entrepreneurs create wealth for themselves and the shareholders running good and growing business. मानो एक मुकेश अंबानी का एक एग्जांपल ले लो, उसके फादर थे धीरूभाई अंबानी, उन्होंने रिलायंस खड़ी की। उन्होंने जब रिलायंस खड़ी की करीब 1980s में उन्होंने स्टार्ट किया था, IPO लाए थे,
शेयर लोगों से पैसा लिया था उन्होंने। तो तब लोग क्या सोचा था, धीरूभाई अंबानी का विजन क्या था कि मेरे को इतनी दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी बनानी है मेरे को, तब था विजन। तब अगर आपको बोलता जाता कि उस पर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करो तो आप बोलते नहीं, उसमें अभी तो कहाँ, कंपनी का तो कुछ है नहीं, अता पता कुछ जमीन वगैरह तो है नहीं, वो कहाँ पे डालेंगे, प्लांट किधर है उसका, क्या है मेरे सेल्स वगैरह, वो ऐसा नहीं देखा जाता। एंटरप्रेन्योर्स को आपको सपोर्ट करना चाहिए। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडिया में और वर्ल्ड में जो कंपनियां हैं वो एंटरप्रेन्योर्स ने ही खड़ी की है, उनके विजन ने। उन्होंने सपना देखा, 25-30 साल आगे थे वो। धीरूभाई अंबानी दूसरे लोगों से 50 साल आगे थे। जैसे जेफ बेजोस है, अपना भी गौतम भाई अदानी है, टाटा है, वो विजनरीज बोलते हैं उसको। वो कंपनियां बनाते हैं और लोगों को भी पैसा बना के देते हैं, खुद भी बनाते हैं और लोगों के लिए भी पैसा बना के देते हैं। इसीलिए इक्विटी अच्छा है। इक्विटी क्यों अच्छा है? आप 2 तरह से इनमें पैसा बना सकते हो। खुद का धंधा शुरू करो, या तो खुद धंधा शुरू करो, धंधे में पैसा काफी अच्छा बनेगा, जॉब से तो काफी अच्छा। और बाय इन्वेस्टिंग इन एस्टैब्लिश्ड एंड ग्रोइंग बिजनेस, जो बिजनेस ग्रो हो रहा है नया नया, जो इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल अच्छा है, उसमें इन्वेस्ट करके आप बैठे रहो, आप उसका बेनिफिट लेता जाओ। इक्विटी में क्या एडवांटेज है? बिकमिंग अ पार्ट ओनर। आप जब कोई कंपनी का स्टॉक लेते हो या कोई म्यूचुअल फंड लेते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो आप वो कंपनी के पार्ट ओनर बनते हो। 1%, 0.1%, 2% का पार्ट ओनर बन जाते हो आप। तो उसका जो भी शेयर होल्डिंग का बेनिफिट मिलता है, वो जो डिविडेंड इश्यू करते हैं, बोनस इश्यू करते हैं, उसका बेनिफिट्स मिलता है आपको बेसिकली। अब ये इक्विटी का रिटर्न्स, लोग बोलते हैं रिटर्न कहाँ दिखता है, रिटर्न तो मिलता नहीं है, मेरा तो नेगेटिव रिटर्न आया। ऐसा नहीं है। रिटर्न देखो आप इक्विटी का, 1999 से 2022 का है ये वैल्यू दिखा है। हर एक साल में देखो रिटर्न, इक्विटी का रिटर्न है ये। 1990 में -3%, 2000 में 42%, 2001 में -25%। तो नेगेटिव रिटर्न देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने साल हो गए? 23 साल। 23 साल में 8 बार नेगेटिव रिटर्न और कितनी बार? 15 बार पॉजिटिव रिटर्न। पॉजिटिव रिटर्न्स देखो, 42, 81%, 67%, 15%, 12, 24, 74, 11, 7, 18, 27, 71 अगेन 2021 में, जब कोविड के बाद का ये टाइम। कोविड में देखो, कोरोना को टाइम था 2020, -26% था, लेकिन उसके अगले साल 71%, उससे कई गुना रिटर्न मिल गया जो डाउनफॉल था। तो ये बोला जाता है एश्योर मार्केट से गिवन पॉजिटिव रिटर्न इन सम ईयर्स एंड नेगेटिव इन सम ईयर्स, बट एवरेज रिटर्न इट हैज प्रोवाइडेड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। सो देखो ये एवरेज रिटर्न की ये स्लाइड है। इक्विटी में 15.68% रिटर्न दिया है इक्विटी में। गोल्ड ने 8.85, अभी शायद 9 के 9.5 के ऊपर चला गया। बैंक एफडी ने करीब 8, अभी तो कम हो गया क्योंकि 7% से भी नीचे आ गया है अभी तो। एवरेज इन्फ्लेशन कितना है? क्यों हम इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्फ्लेशन एवरेज, जहां से आपका पैसा कम होता है, आपको पता नहीं चलता है, आपको दिखता नहीं है, इन्फ्लेशन कहीं पे दिखता नहीं है, लेकिन जेब में से हम पैसा निकालते हैं ना, तब हमको इन्फ्लेशन मालूम होता है। जो चीज कल 100 रुपए की मिल रही थी 1 साल पहले, वो आज 110 की मिल रही है, मतलब 10% इन्फ्लेशन बढ़ गया उसके अंदर। सो एवरेज इन्फ्लेशन इज 7.63। सो आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे होना चाहिए कि जहां पे आपको कम से कम 8% से ऊपर मिले। कौन से आया? बैंक एफडी 8%, तो आपका लेवल रहेगा, आपका पैसा बनेगा नहीं, कम भी नहीं होगा, लेवल रहेगा बस, ज्यादा से ज्यादा। गोल्ड में डालोगे थोड़ा पैसा बनेगा, इक्विटी में डालोगे सीधा 7% का बेनिफिट, 8%, 15, 16, 7% से आप ग्रो करोगे हर साल 7% से ग्रो करोगे। so, उसका एडवांटेज ये है। Are equity markets volatile in short term? What is the probability to gain from equities in long term? 2 क्वेश्चंस इन्वेस्टर के दिमाग में आते हैं। ये रोलिंग रिटर्न का एक स्लाइड है बनाया हुआ। रेशियो पॉजिटिव रोलिंग रिटर्न का परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है? 1 साल में 43 इंस्टेंसेस, मतलब 79 से, जब से स्टॉक मार्केट एक्सचेंज चालू हुआ, 79 में BSE सेंसेक्स चालू हुआ था, तब से लेके मार्च 22 तक 44, मतलब ये हो गए उसके इंस्टेंसेस। उसमें 44 इंस्टेंसेस में आउट ऑफ 43 1 साल में पॉजिटिव कितनी बार दिया? 29। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 29 टाइम प्रोबेबिलिटी है कि पॉजिटिव होगा। वही 3 साल में देखो 34 हो गया सीधा।
5 साल में देखो 39 में से 36 हो गया। 10 साल का ग्रोथ देखो 34 में से 33 बार पॉजिटिव रहा। ये देखो 5 साल और 10 साल का देखो 39 में से 36 टाइम्स पॉजिटिव, और 10 साल में 34 में से 33 बार एक ही बार नेगेटिव। 10 साल में देखो नेगेटिव रिटर्न होने का चांसेस एकदम एलिमिनेट हो गया। 10 साल में आपका हो ही नहीं सकता कि नेगेटिव हो रिटर्न। और 15 साल पूरा पॉजिटिव, 20 साल पूरा पॉजिटिव, 15-20 साल में तो देखना ही नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ भी हो जाए। चाहे आपने अगर एसेट एलोकेशन ठीक से किया है, नो चांसेस ऑफ गोइंग नेगेटिव रिटर्न। सो ये डेटा है, ये डेटा स्पीक्स है एक्चुअली। So at the investment horizon increases, probability of loss reduces. आपका होराइजन ही 5 साल से ऊपर होना चाहिए कम से कम, इन्वेस्ट करते हो तभी आपका पैसा बनेगा और काफी अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा आपको। सेंसेक्स has compounded wealth at 15.96% over the long run. उसका कहने का क्या है कि स्टॉक मार्केट है डबल, 4.5 साल में डबल हुआ है स्टॉक मार्केट में पैसा। उसका मतलब ये हुआ है 15.96 हर साल आपको रिटर्न मिलेगा, तो आपका पैसा 4.5 साल में डबल होता है। और म्यूचुअल फंड में भी काफी स्कीम्स का 4 साल से 5 साल के बीच में डबल हुआ ही है। कुछ 5.5 कुछ 6 हुआ है, लेकिन एवरेज 4 से 5 के बीच में हुआ है एवरेज। अब ये इंडिया का ग्रोथ रेट से इंडिया की इकोनॉमी कैसे जाएगी आगे, हम क्यों इन्वेस्ट करें इंडिया में, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो देखना है। 81 से 90 में ये देखो तो इन्फ्लेशन 8.6 था, इन्फ्लेशन बहुत था, हमारा ग्रोथ 5.6% था। 1991 से 2000 तभी भी इन्फ्लेशन काफी था। इन्फ्लेशन रिटर्न कैसे, सेंसेक्स का रिटर्न कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये दो को मिला के इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी, हमारा जीडीपी 5.6% से ग्रो हुआ, हमारा इन्फ्लेशन 8.6 था, तो टोटल 14% रिटर्न, ऐसे 14% से ग्रो हुआ। 1991 इन्फ्लेशन इज 9%, जीडीपी इज 5.6% रियल जीडीपी ग्रोथ। 2001 से 2010 देखो, ये पीरियड देखो 7.5% से हमारा जीडीपी ग्रो हुआ और 6.4। ये 2011 से 20 में क्यों कम हुआ, कोरोना कोविड एरा आ गया, कोरोना मार्केट टाइम। अभी 20 से 25 का डेटा एक अलग ही होगा, काफी अच्छा, इससे भी काफी अच्छा होगा। तो 5.3 6.3, तो ये 10 साल में भी आपको 12% तो रिटर्न मिला ही, ये मिला है कम से कम। अभी देखो उसमें क्या क्या इवेंट्स आ गई। इवेंट्स 1981 से 90 इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, आईटी इंडस्ट्री का हुआ, मारुति कार का जन्म हुआ। 1991 से 2000 ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, गल्फ वॉर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ है, आईटी का आया, टीवी मोबाइल सब आए। 2001 से 2010 9/11 का अटैक हुआ यूएस पे, .com बबल आया, लेमन क्राइसिस आ गई 2008 में, मार्केट बहुत गिरा 2008 में, ये पीरियड में। 2011 से 20 में देखो क्या क्या इवेंट्स है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ, मेक इन इंडिया, हाई इन्फ्लेशन। तो भी इंडिया ने, हमारी इकोनॉमी ने हमेशा ग्रो किया ही है, कोई भी सिचुएशन आए। Indian economy has grown at a nominal growth of 14% average return per annum, while Sensex has grown at a rate of 15.96. इकोनॉमी का ग्रोथ 14% के हिसाब से रहा है, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन कुल मिला के एवरेज 14% के आसपास आता ही है ग्रोथ। अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी नहीं इन्वेस्ट करूं, मैं 2 साल 3 साल 5 साल के बाद इन्वेस्ट करूंगा, तो डिले आपको जो जितना डिले कर रहे हो वो अब तो कितना महंगा पड़ रहा है, उसका मैं कैलकुलेशन बताता हूं आपको। Does few years delay in starting investment make a huge difference? अभी देखो, अभी उसमें एक एग्जांपल लिया है। आप चांद की तरफ चल रहे हो और स्टार्ट विद आज 1 स्टेप चले, कल 2 स्टेप, ऐसा डबल करते जाने का। दूसरे दिन 4, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, वैसे स्टेप्स। सो चांद को पहुंचने में कितना टाइम जाएगा? 2 साल, 20 साल, कितना टाइम जाएगा चांद को पहुंचने में? हर रोज 1 स्टेप चल रहे हो, डबल कर रहे हो हर रोज स्टेप्स। ये देखिए 31वें दिन आपको चांद में आप पहुंच जाओगे। विद इन 30 days यू विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3.84 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से चांद का डिस्टेंस कितना है? 3.84 लाख किलोमीटर। सो वहां पे पहुंच जाओगे। ये क्यों, कैसे होता है? ये कंपाउंडिंग। ये देखो, पहले दिन 1 स्टेप, दूसरे दिन 2 स्टेप, 4 स्टेप, 8 स्टेप, 16 स्टेप, 32 स्टेप, 64 स्टेप्स, सीधा डबल होते गया। तो 30वें दिन क्या पहुंच गए उसके पास। यस, इट टेक्स 30 days।
बट व्हाट इफ यू डिले बाय 15 days, यू विल कवर ओनली 12 किलोमीटर। 15 दिन उसमें से निकाल दो तो ये देखो कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर पे पहुंच जाओगे आप 15 दिन। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये 1 लाख रुपए का ईच ईयर हर साल आप इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न अक्रॉस द टाइम 30 साल में कितना है, यहां पे कितना आया, 12% से 2.71 करोड़, 9% से 1.5 करोड़। डिफरेंस देखो, इधर 3% ही डिफरेंस है, इधर 1.5 का 1 करोड़ 20 लाख का डिफरेंस आ गया सीधा। 6% जो बैंक एफडी वगैरह उसमें 84 लाख होता है आपका, और सेविंग अकाउंट 4% 59 लाख, 60 लाख। So difference in return between is only 3%. However, when you invested over the long term, the difference terms of value is very huge. 30 साल के बाद बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है ये। इसमें देख, इसमें और इसमें देखो 84 2.71। किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपके ऊपर है। ये डेटा दिखाता है, ये मैं नहीं बोलता, ये डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा जहां इंडियन इकोनॉमी का पूरा। ये देखो 10,000 की एसआईपी, अभी एक एसआईपी का हम एग्जांपल लेते हैं। 10,000 की हर साल हर महीने एसआईपी करते हैं, हर महीने 3 साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट होता है 3.60 लाख। ये कंपाउंडेड 12% से होता है। हम मानते हैं कि 12% हमको रिटर्न मिलता है, तो कितना पैसा होता है वो देखिए। 3 साल में 3.60 आपका इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू है 4.31 लाख, तो आपको 71,000 का एप्रिसिएशन मिला। वही 5 साल में देखोगे ना, 2 साल और बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट 6 साल, आपकी वैल्यू हो गई 8 साल, 2 लाख रुपया बढ़ गया आपका एप्रिसिएशन से, गेन प्रॉफिट आपका सीधा 2 लाख रुपया बढ़ गया। वही 10 साल में देखो 12 लाख इन्वेस्टमेंट, इससे डबल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे वैल्यू इससे डबल नहीं, इससे 3 गुना हुई, 8 का 22 हो गया सीधा। वही 20 साल में देखो 24 लाख इन्वेस्टमेंट, यहां से डबल हुआ, यहां से डबल नहीं हुआ, यहां से 5 गुना हुआ, 22 लाख का 91 लाख। सो कंपाउंडिंग ये डिफरेंस होता है। 30 साल में देखो 36 लाख, 6 लाख का 6 गुना, इसका 6 गुना 48 नहीं, ये 3 करोड़, 48 लाख नहीं 3 करोड़ होता है। सो जैसे जैसे पीरियड बढ़ता है आपका रिटर्न बहुत बड़ा हो जाता है। यहां पे देखो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतनी छोटी, रिटर्न देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे देखो रिटर्न बढ़ता गया है। ये एप्रिसिएशन है रेड में, रेड में जो है वो आपका प्रॉफिट है, और ब्लू में है वो इन्वेस्टमेंट है। ये देखिए इधर 20 साल में इन्वेस्टमेंट इतना ही है, प्रॉफिट इतना है, 25 साल में इन्वेस्टमेंट इतना, प्रॉफिट इतना, 30 साल में इससे कितना गुना प्रॉफिट, कितना गुना। ये डेटा है, ये एक्चुअल फैक्ट डेटा है, फैक्चुअल डेटा है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तो मार्केट हाई है, लो है, मैं अभी नहीं डालूंगा, जब मार्केट गिरेगा तब डालूंगा। मार्केट जब गिरता है तब कोई डाल नहीं पाता है, और मार्केट जब बढ़ता है तब कोई ले नहीं पाता है। डेटा ये देखो, ऑल डेज इन्वेस्टेड, मतलब आपने आज इन्वेस्ट पैसा कुछ भी हो गया, 10 साल तक आप इन्वेस्टेड रहे तो आपका रिटर्न हुआ 13%। अभी 10-20 दिन निकल गए, बेस्ट 20 दिन, 10 दिन मीन्स 10 बेस्ट डेज, तो 10 दिन अगर निकल गए कि बोला कि नहीं आज नहीं डालना है, फिर 2 दिन बाद डालूंगा, 1 हफ्ते के बाद डालूंगा, तो आपका रिटर्न होता है 10%। 20 दिन ऐसे अच्छे निकल गए तो 8%, 1 महीना निकल गया तो 6%, और 40 दिन निकल गए तो 4.5%। तो डिफरेंस देखो आप यहाँ पे कैसे डिफरेंस, रिटर्न आपका घट जाता है। सो इट्स नॉट टाइमिंग द मार्केट, इट्स मेक द मनी इन द मार्केट। आप कितने देर तक इन्वेस्टेड रहते हो वही इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग तो कोई नहीं कर पाया आज तक दुनिया में, इंडिया में नहीं, दुनिया में कोई नहीं कर पाया। जो वर्ल्ड का रिचेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, वो भी आज टाइमिंग नहीं कर पाया। अभी ये हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्ट डे टू डे लाइफ। लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई, जिसको महंगाई बोलते हैं हम सिंपल हिंदी लैंग्वेज में। महंगाई क्या है कि कल जो चीज 100 रुपए की मिलती थी, आज अगर उसका लिए 105 रुपया मेरे को देना पड़े तो 5% मेरे लिए महंगाई हो गई। मेरे जेब में से आज 105 जाएगा, कल तक मेरा उसमें से 100 जाता था, तो 5 रुपया एक्स्ट्रा चला गया आपके, तो आपको उसके लिए 5 से ज्यादा पैसा रुपया कमाना पड़ेगा, तब आप 105 दे पाओगे। अगर आपकी आमदनी 100 रुपया ही है और 100 रुपये की चीज लाते थे तो ठीक है, इक्वल हो गया, लेकिन आमदनी 100 रुपये रही, खर्चा 105 हुआ, तो क्या करेंगे आप? आपको कुछ जो ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो मेरे को 100 रुपये का 110 बना के दे। ये देखिए पेट्रोल प्राइस 9 रुपया था, 1990 की बात है, और 2022 में 100 रुपये के पहुंच गया। गेहूं का भाव 2 रुपया किलो था, आज 27 रुपये किलो है 2022 के।
तुअर दाल 8 रुपया था 107। सो कितना बढ़ गया ये डिफरेंस, देखो आप कितना कम है डिफरेंस है। ये एक्चुअल डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्चुअल डेटा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया। 1990 में ये था, 2022 में, तो इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। सो एवरेज इन्फ्लेशन 7% के ऊपर तो रहा ही है इंडिया में, हर साल 7% से ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है। सो आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे होना चाहिए जहां पे आपको कम से कम 7% से ज्यादा मिले रिटर्न, कम से कम। अब ये इन्फ्लेशन क्या करता है, इन्फ्लेशन इफेक्ट क्या करता है लोग बोलते हैं, तो इन्फ्लेशन इफेक्ट ये देखो, अगर आपके पास 100 रुपया था, 100 रुपया है, तो 30 साल के बाद उसकी वैल्यू 11 रुपये रह जाएगी। 30 साल पहले अगर आपके पास 100 रुपये थे तो आप बहुत बड़े अच्छे आदमी कहलाते थे। आज 100 रुपये की वैल्यू है कुछ नहीं, 100 रुपये का वैल्यू 11 रुपया हो गया। वो टाइम का 100 रुपये का 30 साल पहले का क्यों हो गया? परचेसिंग पावर रिड्यूस होता चला गया, महंगाई बढ़ती गई। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे परचेसिंग पावर कम होता जाता है, उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। Why should I not invest in fixed deposit when it's giving me guaranteed returns? अभी कुछ लोग guaranteed returns बोलते हैं कि मेरे को guaranteed चाहिए, गारंटी चाहिए मेरे को। तो म्यूचुअल फंड में लिखा ही होता है, डिस्क्लेमर आता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट वॉलेटिलिटी, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स आर नॉट गारंटेड। एकदम सही है। अभी एफडी में देखो, ये एफडी का दिखा रहा हूं, 7% का आपको एफडी मिला, 6% इन्फ्लेशन है, टैक्स 2% चला गया, तो रियल रिटर्न तो नेगेटिव चला गया आपका। आप मानो कि मैंने 1 लाख रुपया डाला तो अगले साल 1,07,000 हुआ, 1,07,000 नहीं, अगले साल उसका 95,000 के आसपास हो जाएगा, 96,000 उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 1 लाख रुपये की। महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा, टैक्स बढ़ा, टीडीएस कटा, और ये वाइल इक्विटी में देखो हम 12% का दिखा है, 12% का रिटर्न मिला, 6% का इन्फ्लेशन, सेम इन्फ्लेशन दोनों स्लाइड में। टैक्स देखो, इंटरेस्ट, टैक्स ऑन इंटरेस्ट 1.2, उसमें कम है टैक्स इक्विटी में, तो रियल रिटर्न पॉजिटिव 4.8, 5% आपको से पैसा आपका ग्रो होता है हर साल, नेट ग्रो होता है। ऐसे तो 12% से ग्रो होता है, लेकिन ये सब निकाल दो तो भी 5% से ग्रो होता है। यहां पे क्या है, ये नेगेटिव 1% नेगेटिव चला गया आपका रिटर्न एक्चुअल। तो इसीलिए एफडी में नहीं, क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट या जो भी ऐसे फिक्स गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट्स है उसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ये देखिए, इसमें दिखाता है 100 रुपया अगर आपने डाला एफडी में वर्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड, 30 साल तक आपने 100 रुपया डाला, एफडी में भी डाला वो भी 30 साल रहा, म्यूचुअल फंड में डाला वो भी 30 साल रहा, तो उसका वैल्यू क्या है, क्या रहा? ये आपके पास कैश में तिजोरी में पड़ा है तो आपका वैल्यू कम होता है, आपके पास सेविंग अकाउंट में जैसे पड़ा है। अभी ये जो ऑरेंज लाइन है वो लाइन है एफडी की लाइन है, तो एफडी में कितना बढ़ा, अभी देखो इसमें कितना बढ़ा, 11%, 100 का वैल्यू आपका 11 हो गया, वो मैंने अगली स्लाइड में दिखाया परचेसिंग पावर। अभी एफडी में रखते तो आप 70 रुपया हो जाता, 100 का 70 रुपया आपका। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स देखो, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ये ग्रीन लाइन इज म्यूचुअल फंड, 408 रुपया, 100 का 408, 4 गुना एप्रिशिएट हुआ पैसा आपका, 4 गुना पैसा बना 30 साल में। सो मतलब 100 का 408 होता है ये पैसा। ये इलस्ट्रेशन इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि लोगों को आपको समझ में आए कि सेविंग में रखने से क्या होगा, एफडी में रखने से क्या होगा, और म्यूचुअल फंड में रखने से क्या होगा। अब ये दिखाया है हाइपोथेटिकल इलस्ट्रेशंस, इंडेक्सेशन का बेनिफिट। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो भैया म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड में कोई इक्विटी अकेला नहीं है, उसमें इक्विटी होता है, डेट होता है, लिक्विड होता है, हाइब्रिड होता है, मल्टी एसेट होता है, गोल्ड में, जो हमें गोल्ड में भी इन्वेस्ट होता है, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट होता है, फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट होता है, बहुत सारे फंड्स है इसके अंदर अवेलेबल, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। डेट फंड का हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिखाया है, तो डेट फंड जिसे हम एफडी के साथ कंपेयर करते हैं, नॉर्मली हम एफडी के साथ, मानो वही जैसे ही रिटर्न मिला, मानो ये एफडी में आपको 5, 6, 7%, डेट फंड में भी आपको 5, 6, 7% ही मिला, मानो सेम मिला। इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल, सो मैच्योरिटी वैल्यू 1 लाख का, इसमें 127 सेम हुआ, कैपिटल गेन सेम है, कैपिटल गेन से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहां पे क्या होता है, आपका इंडेक्सेशन में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इंडेक्स डेट फंड का ऐसा है उसूल कि आपने 1 लाख रुपया 10 साल पहले डाला और आज आपका उसका 5 लाख हो गया, तो आपका प्रॉफिट 4 लाख नहीं गिना जाएगा। आपका इंडेक्सेशन का कॉस्ट कितना है,
वो 3 साल पहले का जो पर्टिकुलर एक डेट होती है, वो का कॉस्ट कितना है, तो उसमें 1 लाख नहीं होता है, वो उसका होता है 2 लाख रुपया, 2.5 लाख ऐसा हो जाता है। तो 2.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, और आपका प्रॉफिट है 5, वैल्यू है 5 लाख, प्रॉफिट हो गया 2.5 लाख रुपया। 4 लाख रुपया नहीं, 2 से 2.5 लाख रुपया होता है। तो आपका कम हो जाता है, तो टैक्स लायबिलिटी भी कम होता है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्सेशन। सो इधर 1 लाख का 1,18,000 कॉस्ट हो गया लेने का, मतलब आपका प्रॉफिट कितना है, 1,40, 1,18, तो प्रॉफिट इधर 21,000 आया, इधर 40,000 आया। उसमें टैक्स देखो, एप्लीकेबल टैक्स रेट, इसमें 30%, उसमें 20%। टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद पोस्ट टैक्स गेन देखो, इसमें 3.5%, 4%, 5%, इसमें 5.5, 6.5% तो भी मिलता है आपको पोस्ट टैक्स। सब कुछ टैक्स वगैरह देने के बाद भी, TDS टैक्स वगैरह देने के बाद भी आपको 6.5% के ऊपर मिलता है। सब कुछ देने के बाद में बोल रहा हूं। लोग कैलकुलेट करते हैं कि नहीं मेरे को 7% मिल रहा है, 7% में टैक्स कहां गिना आपने। सो जो बेसिकली नए लोग हैं, नए अर्निंग, जो जिन्होंने नया नया जॉब शुरू किया, नया नया बिजनेस शुरू किया है, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, बहुत बड़ी अमाउंट का, बहुत बड़ी अमाउंट का, कम से कम 1 करोड़ के ऊपर। इन्वेस्टर कैन सेव टैक्स सेविंग का एक होना चाहिए। टैक्स सेविंग अभी तो निकल गया है वैसे नॉर्मली। और SIP होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन के लिए। SIP, पहली सैलरी से SIP शुरू करो। आपकी SIP का वैल्यू कम से कम आपकी महीने की जो तनख्वाह है या महीने की जो इनकम है उसका 20 से 25% कम से कम होना चाहिए। 20 से 25%, उससे कम नहीं चलेगा। आपको वो पैसा अगर अच्छा बनाना है अगले 10 साल, 15, 20 साल में, तो कम से कम 20-25% इन्वेस्ट करो। मैं तो 30% बोलता हूं, लेकिन कम से कम 20 से 25%। ये ELSS तो काम का नहीं है वैसे नॉर्मली। ये PPF वगैरह में क्या है, PPF में कितना मिलता है, 7.1 या 7.4 है। नेशनल सेविंग्स NSC लेते हैं लोग, उसमें भी 7% है। बैंक FD में इतना है। सो टैक्स म्यूचुअल फंड में कितना मिलता है, कुछ म्यूचुअल फंड में काफी अच्छा। इसमें देखो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल, ये टैक्स फ्री, ये 10% से हिसाब से मिलता है ELSS में। म्यूचुअल फंड में 3 तरह होते हैं, SIP, SWP, STP। ये 3 चीजें आपको याद रखने का, ये 3 मंत्र मेन है, SIP, STP, SWP। SIP मतलब आपके अकाउंट से हर महीने पैसा चला जाएगा, इन्वेस्ट होता रहेगा। जब तक आप कमाओगे, जब तक आप चाहोगे, तब तक इन्वेस्ट होता रहेगा। STP क्या है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, किसके लिए है कि आपके पास मानो बड़ी अमाउंट है, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ आया, वो आप एक साथ नहीं डालना चाहते इक्विटी में, तो उसके लिए एक डेट फंड होता है या हाइब्रिड फंड होता है, उसमें डालो। उसमें से हर वीक, डेली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। हर वीक में वो ऑटोमेटिक इक्विटी फंड में पैसा चला जाएगा। उसमें बेनिफिट ये है, दोनों का रिटर्न मिलेगा। जो हाइब्रिड फंड है या डेट फंड है उसका भी रिटर्न मिलेगा और इक्विटी का भी रिटर्न मिलेगा। ये तो दोनों हाथों में लड्डू है STP के लिए। तो SWP किसके लिए, जिसके पास एक बहुत बड़ा पैसा हो गया, मेरे पास चलो 5 करोड़ रुपया हो गया, अभी मेरे को हर महीने 2 लाख रुपया चाहिए, तो उसमें से लेते जाओ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपके पास 2 लाख आता जाएगा 5 लाख 5 करोड़ में से, और आपका वेल्थ भी बढ़ता जाएगा, आपका 5 करोड़ का वैल्यू भी काफी अच्छा बढ़ेगा। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। SIP का बेनिफिट्स लिखा है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाता है, मार्केट टाइमिंग नहीं हो पाते, कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द मेन थिंग। कंपाउंडिंग क्या है, लोगों ने वर्ड तो सुना है काफी लोगों ने कि कंपाउंडिंग, लेकिन कंपाउंडिंग क्या है, मैं आपको ये बोलता हूं, 2 + 2 4, 4 + 2 8, 8 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20। अरिथमेटिक में लीनियर आपको बोलो तो वो आप कैलकुलेट कर पाओगे, लेकिन मैं आपको बोलूं 2 × 2 4, 4 × 4 16, 16 × 16 नहीं कर पाऊंगा मैं, 2-3 स्टेप के बाद नहीं कर पाऊंगा। वो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन होता है, उसी को कंपाउंडिंग। जो चीज हमारा माइंड नहीं कैलकुलेट कर पाता है वही कंपाउंडिंग। सिंपल लैंग्वेज, जो चीज हमारा माइंड कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमको कुछ मशीन की या कुछ जरूरत पड़ेगी सॉरी, उसी को हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। बस कंपाउंडिंग यही है, जो चीज हम मैन्युअल दिमाग में कैलकुलेट करते हैं वो कंपाउंडिंग नहीं है, जहां पे रुक जाते हैं 2-3 स्टेप के बाद वो कंपाउंडिंग। सिंपल। जैसे नए ये यंगस्टर्स के लिए है बेसिकली कि 1 सिगरेट दिन का छोड़ दो आप, 15 रुपये का, तो पर ईयर आप 5,500 रुपया बचा पाओगे।
सो 12% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा तो भी आपका 26 ये हो जाएगा। हर साल ही इतना इन्वेस्ट करोगे तो हर साल इतना एक बियर वीकेंड में एक बियर कम पियोगे आप तो 200 रुपया बचा दोगे तो 10,400 रुपया साल में हो जाएगा। ये छोटे छोटा ये चीजें बचाने से क्या होता है उसका एग्जांपल लिया है। स्पेंड लेस एंड मूवीज ऑन डिनर 1500 कम करो खर्चा तो 18,000 बचा पाओगे। उससे आप 12% के हिसाब से 87 लाख आएगा आपके पास पैसा 35 साल के बाद। ये दिखाया ये 35 साल में एक्यूमुलेट। अगर ये 5,000 हर साल वो 35 साल बढ़ जाता है तो आपकी वैल्यू इसमें इतनी होगी, इसमें इतनी, इसमें इतनी। एक सिगरेट बचाने से, एक बियर बचाने से इतना होगा। एसआईपी में 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, नॉर्मल एसआईपी एंड टॉप अप एसआईपी। नॉर्मल एसआईपी क्या है कि आपने मानो आज 10,000 का एसआईपी शुरू किया, वो आप 5 साल 10 साल 20 साल तक 10,000 का ही चलाओगे आप, 10,000 से ज्यादा अमाउंट बढ़ेगा नहीं है। दूसरा होता है टॉप अप एसआईपी। टॉप अप एसआईपी क्या है, आपके पास ऑप्शन रहता है हर साल या तो आप उसमें 500 रुपया या 1,000 रुपया बढ़ाओ या कुछ परसेंटेज बढ़ाओ कि 10,000 डाला है उसका 10% हर साल बढ़ता जाएगा, 5 साल 10% ऐसा बढ़ता जाएगा, उसको टॉप अप बोलते हैं। तो उसका परफॉर्मेंस अलग अलग देखो। ये रेगुलर एसआईपी है, 10,000 एसआईपी डाला 30 साल तक तो 36 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ और वैल्यू है 3.8 करोड़। 12% के हिसाब से हमने डाला। टॉप अप एसआईपी देखो, ये 10% हर साल बढ़ा। 10% कैसे बढ़ा, पहले साल में 10,000 कटेगा, दूसरे साल में 11,000 कटेगा, तीसरे साल में 12,100 कटेगा। वैसे वैसे 10% हर साल बढ़ता जाएगा पैसा, पिछले साल से 10% हर साल बढ़ता जाएगा। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना होता है देखो, इसमें 36 लाख हुआ, इधर 1.97 करोड़, 2 करोड़ हो गया। वैल्यू देखो कितना डिफरेंस है, इधर 3 करोड़, इधर 8 करोड़। टॉप अप एसआईपी सिर्फ 10% बढ़ाने से ये वैल्यू आपका सीधा डबल से ज्यादा हो गया। सिर्फ 10%, हर साल सिर्फ 10%। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, सैलरी की इनकम बढ़ती है, बिजनेस की इनकम बढ़ती है, तो उसमें आप बढ़ा सकते हो, नेचुरली बढ़ाना ही चाहिए। तो एसआईपी हमेशा टॉप, पहले से जब स्टार्टिंग से एसआईपी करो तो टॉप अप एसआईपी का ही ऑप्शन चूज करो, हमेशा टॉप अप एसआईपी करो। अगर आपका एडवाइजर ना बोले तो उसको आप सामने से दिखाओ, वो नहीं बोलता है तो आप सामने से बोलो मेरे को टॉप अप चाहिए, हर साल मेरे को 1,000 तो कम से कम बढ़ाना है मेरे को, तो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। 10, 11, 12, 15, 16, 20, आप जहां पे स्टॉप करना चाहते हो वहां पे स्टॉप भी कर सकते हो। उसके अंदर ऑप्शन है। आपने मानो 10,000 से एसआईपी स्टार्ट किया, आप 20,000 पे स्टॉप करना चाहते हो तो 20,000 पे स्टॉप करो, जब तक 20,000 पे चला जाएगा फिर 20,000 ही कटेगा। वैसा भी ऑप्शन है आपके पास। तो टॉप अप, हमेशा टॉप अप एसआईपी चूज करो, नॉर्मल एसआईपी मत चूज करो। वही लिखा है, एडॉप्ट योर इन्वेस्टमेंट और राइजिंग इनकम लेवल्स। जैसे इनकम तो बढ़ती है, लोगों की आमदनी बढ़ती है हर साल, वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना ही चाहिए। यह दिखा है कॉस्ट ऑफ डिले, ये दिखाया है बेसिकली। कॉस्ट ऑफ डिले क्या है, होता है मानो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने 35 साल में स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, मिस्टर बी ने 25 साल में स्टार्ट किया। मिस्टर ए ने 35 साल में 15,000 स्टार्ट किया हर महीने एसआईपी, मिस्टर बी ने 25 साल में सिर्फ 10,000 किया, 5,000 कम किया उससे 10 साल पहले किया। उसने 10,000 25 साल में किया, 12% रिटर्न मिला, 55 साल तक इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, तो टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों का 36 लाख हुआ। लेकिन वैल्यू देखो, मैच्योरिटी वैल्यू में कितना डिफरेंस है। जिन्होंने जल्दी स्टार्ट किया उसका वैल्यू 3 करोड़, जिन्होंने 10 साल कम स्टार्ट किया, 10 साल डिले स्टार्ट किया, उसका 1.38 करोड़। सो 3 गुना कम होता है आपका पैसा। 10 साल डिले करते हो 3 गुना आपका पैसा कम होता है। सो जितना हो सके जल्दी स्टार्ट करो, पहली सैलरी, पहला बिजनेस इनकम स्टार्ट कर दो पहले से। आपके पास जो भी पैसा खर्च करने के लिए आपको फैमिली देते हैं उसमें से भी बचा के आप स्टार्ट कर सकते हो। आप पॉकेट मनी से भी आप पैसा स्टार्ट कर सकते हो, बचा सकते हो। सो इन्वेस्टमेंट जल्दी, डिले में कॉस्ट ऑफ डिले कितना हो गया, बड़ा, बहुत बड़ा। सो अभी इसको अगर 3 करोड़ डालना है इसी को, ये मिस्टर ए को 3 करोड़ तक पहुंचना है तो हर महीने 33,000 डालना पड़ेगा, और ये 10,000 में ही पहुंच गया वहां पे। एडवांटेज देखो, ये 10,000 में पहुंच गया, इसको 33,000 लगेगा तब जाके ये लेवल पे पहुंचेगा, क्योंकि इसने 10 साल गंवा दिए। 10 साल के बाद उसने शुरू किया इन्वेस्टमेंट। दूसरा है एक लोन रिपेमेंट, होम लोन जो लोगों के पास है, लोग होम लोन लेते हैं, और होम लोन का ईएमआई ज्यादा होता है तो लोग एसआईपी बंद कर देते हैं। मैं उनको एक ऑप्शन देता हूं
कि आपका होम लोन का जो ईएमआई का अमाउंट है, मानो 50,000 का ईएमआई है, तो उसका 10% मतलब 5,000 का एक एसआईपी स्टार्ट करो। आप मानो आपका ईएमआई 55,000 का है, अगर बैंक वालों ने आपको 55,000 बोला होता तो आप 55,000 देते कि नहीं? बैंक को देते। तो ऐसे ही देखो, इधर भी मेरा 55,000 ही जा रहा है, 50,000 बैंक को जा रहा है, 5,000 तो मेरा इन्वेस्ट हो रहा है। तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा? ये देखो, ये लिखा है 25 लाख का इन्वेस्टमेंट, 25 लाख का होम लोन लिया है 20 साल तक, ईएमआई 19,000 है इधर, उसने इन्वेस्ट कुछ नहीं किया, तो आफ्टर 7 साल के बाद वो 25 लाख का 39 लाख हो जाएगा वैल्यू। इधर देखो, इसने 25 लाख का ही लोन लिया, उसने 2,700 का एसआईपी शुरू किया, तो टोटल ईएमआई उसने कितना पेमेंट किया? 33 लाख। एसआईपी इन्वेस्टमेंट कितना किया? ये 20 साल किया तो 5,60,000। एसआईपी की वैल्यू कितनी आई मालूम है? 17 लाख रुपया। उसका इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है उसका? 17 लाख रुपया। उसका इंटरेस्ट सेट ऑफ हो गया सीधा 17 लाख का उसका ये 2,750 का उसको 17 लाख मिला, और उसका इंटरेस्ट भी 17 लाख चला गया, तो उसने सीलो हो गया, तो उसको होम लोन फ्री में हो गई, 0% में उसको वो पैसा तो अपने पास वापिस आ गया, जो ये 2,750 एक्स्ट्रा था। इधर 19,382, इधर भी 19,382 होता है, इतना ही होता है, लेकिन उसने ये स्टार्ट किया अमाउंट, एडवांटेज ये है उसका। ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का बेसिकली चार्ट है, वो मेजॉरिटी लोगों को मालूम ही है। 1 करोड़ आपको चाहिए, आपको 1 करोड़ चाहिए 12% से, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? मल्टीपल ऑफ 1000 है ये बेसिकली। हमेशा इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एसेट एलोकेशन मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहां पे इन्वेस्ट करते हैं? इक्विटी, डेट, गोल्ड, एफडी वगैरह होता है इन्वेस्टमेंट में, उसको हम एसेट्स बोलते हैं, अलग अलग टाइप का एसेट्स। तो आपको उसमें इक्विटी में भी करना चाहिए, डेट में भी करना चाहिए, कैश में भी होना चाहिए और गोल्ड में भी होना चाहिए। सो हर एक चीज में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और वो आपको चारों चीजें आपको एक ही जगह मिल सकती है, वो है म्यूचुअल फंड। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं म्यूचुअल फंड ही सही है। हम ये चारों चीजें आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाएगी। रिस्क प्रोफाइल करके अलग अलग कहां पे डालना है, इक्विटी में कितना डालना है, गोल्ड में कितना डालना, वो हम एक 1-to-1 बात करके हम बैठ सकते हैं कि हर एक चीज आदमी का इंडिविजुअल होता है रिस्क प्रोफाइल। इसीलिए अभी देखो, हर एक एसेट वो क्यों करना चाहिए, हर एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि हर साल ऐसा तो नहीं है कि हर साल इक्विटी ने ही अच्छा रिटर्न दिया, या हर साल गोल्ड ने ही अच्छा रिटर्न दिया, या हर साल फिक्स्ड इनकम ने ही हर साल रिटर्न दिया, ऐसा नहीं है। ये देखो उसमें दिखाया है, ये इक्विटी का कौन सा है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, अलग अलग फंड, अलग अलग एसेट क्लास में देखो, इसमें 60% रिटर्न हुआ इक्विटी का 2021 में, वही रिटर्न इधर घट के 22% हो गया, वही इधर घट के -8 हो गया। देखो 19, 20, 21 तीन में इक्विटी का रिटर्न, इक्विटी का देखो ये -8 आ गया। क्यों आ गया? ये ऐसा ही होता है, ये हमेशा। ये भी गोल्ड का देखो, गिल्ट फंड, गिल्ट बोलते हैं, ये 12%, इधर 10%, इधर 6%, इधर 2% भी मिला है कभी, इधर 1.45, इधर देखो 1.45। सो कभी उसके अगले दिन 12% मिला, और उसके अगले साल 1.45% ही मिला सिर्फ गोल्ड में। ऐसा नहीं है कि हर साल गोल्ड बढ़ता जाएगा, हर इक्विटी हर साल बढ़ती ही जाएगी, थोड़ी थोड़ी एवरेज इक्विटी बढ़ेगी, लेकिन दूसरे एसेट क्लास आपको अप डाउन थोड़े होंगे। ये इक्विटी कैटेगरी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोग बोलते हैं कितनी कैटेगरीज है? एग्रेसिव हाइब्रिड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, ये जिसका रिस्क कितना है इसमें देखिए, इसमें कम रिस्क है, ये रिस्क बढ़ता जाता है। एग्रेसिव हाइब्रिड में कम रिस्क है, काफी अच्छा रिटर्न है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन उससे ज्यादा है, थोड़ा इंडेक्स में थोड़ा ज्यादा, लार्ज कैप में थोड़ा बड़ा, लार्ज एंड मिड कैप में थोड़ा, मल्टी कैप में थोड़ा, फोकस में थोड़ा, मिड कैप में काफी बड़ा, स्मॉल कैप में काफी बड़ा, सेक्टरल में काफी है, कॉन्ट्रा में काफी है। जैसे जैसे मतलब ऐसे बढ़ता जाएगा। रिटर्न्स देखो, रिटर्न्स देखिए, रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा है उसके अंदर, सीधी बात है वो तो। अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो 20% हो गया, एक साल के अंदर आप पैसा निकालोगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12% है, 12%।
ये डेट फंड की कैटेगरी, लोग बोलते हैं डेट फंड में जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं हम जिसको एफडी जैसा रिटर्न चाहिए या एफडी से 1-2% ज्यादा रिटर्न चाहिए, उसके लिए ये कैटेगरी। ये देखिए, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म फंड्स, बैंकिंग एंड पीएसयू, मीडियम ड्यूरेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन, बैलेंस हाइब्रिड फंड, वैसे सब कैटेगरीज है अलग अलग। ये इक्विटी एंड डेट का साइकिल्स होता है। हर साल में ऐसा नहीं कि इक्विटी भी अच्छा परफॉर्म करेगी, डेट भी अच्छा परफॉर्म करेगा। जिस साल इक्विटी अच्छा परफॉर्म करेगी उस साल डेट का रिटर्न कम होगा, जिस साल इक्विटी का परफॉर्मेंस कम होगा उस साल डेट का रिटर्न ज्यादा होगा। उसमें देखिए आप, ये इक्विटी का है और ये डेट का है। रेड ऑरेंज जो है वो डेट का है और ब्लू जो है वो इक्विटी। इक्विटी ने -13 दिया, डेट फंड ने 13% पॉजिटिव दिया। इसने -15 दिया, इसने 28 पॉजिटिव दिया। इक्विटी ने 5%, गोल्ड ने इसने 23%। इधर इक्विटी ने 77% 2003 में, तो डेट फंड ने 13%। इधर इक्विटी ने 13%, इसने -4। उसमें देखिए हमेशा वो उल्टा सुल्टा होगा, ज्यादा एक जैसा नहीं होगा, ऐसे अप डाउन ही होगा हमेशा। 2021 में भी देखो, इक्विटी ने 6% 26% दिया, 26% इक्विटी ने दिया, तो गोल्ड डेट फंड ने कितना दिया? 1% ओनली। 2021 में 1% ही आया पूरे साल में रिटर्न। तो इसीलिए आपको एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट करते समय कोई भी एक स्टाइल में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, अलग अलग स्टाइल में आपको रखना चाहिए पैसा। ये कैटेगराइजेशन कैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये कंजर्वेटिव बैलेंस हाइब्रिड फंड 40 से 60% इक्विटी में और दूसरा डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उसका टैक्स कैसा है? डेट फंड का गिना जाता है, इसमें इक्विटी क्या गिना जाता है? टैक्सेशन के लिए है। ये देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपया अगर किसी ने डाला है, मानो विड्रॉल SWP हर महीने 5,000 रुपया उसमें से मिलता है उसको, तो उसने टोटल 12 मंथ्स में 60,000 निकाल दिया पैसा। टैक्स कितना भरा? 300 रुपया सिर्फ, 365 ओनली। ये उसका पावर है। सो टैक्स पेड इज 0.6% ओनली, आधा % टैक्स आपको गया। वाइल दूसरे में FD वगैरह में है, पोस्ट ऑफिस है, उसमें आपको 30% टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लायबिलिटी, इसमें आधा %। ये SWP क्यों बेटर है? आपके पास बड़ा पैसा है तो भी आप म्यूचुअल फंड में डालो, हाइब्रिड फंड वगैरह में डालो और वहां से SWP करो। हर महीने इनकम लेते जाओ, हर 3 महीने भी आपको मिलेगी, हर महीने भी मिलेगी, जैसे जैसे आप चाहोगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड का ये दिखाया है कि 5-5 हजार आपने मिला तो आपका नंबर ऑफ यूनिट्स शॉर्ट टर्म का फंड वैल्यू क्या है? 10 लाख डाला तो उसका वैल्यू देखो, 10,17,000। इसमें 10 लाख का 10 लाख ही मिलेगा आपको। अभी ये SWP का एक नया फॉर्मूला आया है कि बेसिकली आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो, टोटल टाइम इन्वेस्टमेंट, तो उसका आपको हर महीने 15,000 मिलेगा। 10 साल तक 10,000 10 साल तक करोगे तो उसके बाद 11वें साल से आपको 15,000 हर महीने मिलता जाएगा। वही 15 साल के लिए करोगे 10,000 तो आपको 30,000 मिलेगा। वही 20 साल के लिए करोगे तो आप 50,000 निकाल सकते हो, हर महीने 50,000। वही 30 साल के लिए करोगे तो 1,20,000 निकाल सकते हो। इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 10,000। ये 10 साल के लिए, ये 15 साल, ये 20 साल, 30 साल, कितना निकाल सकते हो? इसमें 15,000 हर महीना, 30,000 हर महीना, 50,000 हर महीना, 1,00,000 हर महीना। फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ, वैल्यू देखो आप, इंपॉर्टेंट चीज वैल्यू में है। 20 साल तक आपने SWP किया, 20 साल तक पैसा निकाला, तो इसमें फंड वैल्यू देखो कितना है? 10,13,000। उस कितना निकाल दिया आपने? 36 लाख निकाल दिया। कितना वैल्यू में से? 22 लाख में से 36 लाख निकाला तो भी आपकी वैल्यू 10 लाख बची। इसमें से 47 लाख में से 72 लाख निकाल दिया तो भी 31 लाख वैल्यू बचा। इधर 91 लाख में से 1 करोड़ 20 लाख निकाल दिया आपने तो भी 1 करोड़ बचा। जो आपका कैपिटल है वो तो नॉर्मली उसके बचता ही है। इसमें देखो 3 करोड़ 8 लाख निकाल लिया, 5 करोड़ 90 लाख, 11 करोड़ मिल गया इधर सीधा। ये
दिखा है कि 8 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो 10 का 10 ही मिलेगा, 10 साल के लिए करोगे तो 10 का 15 मिलेगा, 12 साल के लिए करोगे तो 10 का 20 मिलेगा, 15 साल के लिए करोगे तो 10 का 30 मिलेगा, 20 साल के लिए करोगे तो 10 का 50 मिलेगा, और 30 साल के लिए करोगे तो 10 का 12 गुना। ये गुना है, 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 12 गुना, ये है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। मैं मानता हूं कि आज जो हमने देखा, एक्चुअल डेटा देखा हमने कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सच सब हमने देखा। सो उससे आपको थोड़ा दिमाग में समझ में आया होगा। आप खुद भी थोड़ा रिसर्च कीजिए। उसके बाद मैं चाहता हूं कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया पैसा है तो उसमें से 25-30 हजार रुपया म्यूचुअल फंड में डालिए। 70 हजार आप जहां डालना हो डालिए, 30 हजार मेरे को दीजिए, 30% डालिए, 25 से 30% पैसा म्यूचुअल फंड में डालिए आप पैसा शुरुआत के लिए। उसके बाद में आप 100% पैसा मेरे को देंगे। मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ। मेरा 100% पैसा पूरे फैमिली का म्यूचुअल फंड में जा रहा है। 100% इन्वेस्टमेंट इज इन म्यूचुअल फंड। मैं तो एकदम मतलब 100% कन्विंस हूँ, 100% कन्विंस हूँ। और मेरा पैसा काफी बना भी है और काफी लोगों का भी बना है। जो लोगों का ने पहले 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख से स्टार्ट किया था, उसका आज 50 लाख, 1 करोड़ का वैल्यू है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उन्होंने बढ़ाया धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट। वैसे आप भी धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। कुछ भी अगर क्वेरी है तो मेरा नंबर है 9825127592। मेरे को कॉल कीजिए कभी भी जानने के लिए, कुछ भी डिटेल जानना हो। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।